कहानी की शुरुआत में हम पपिलॉन नाम के एक शातिर चोर को देखते हैं जो एक अमीर आदमी के घर से तिजोरी खोलकर करोड़ों के हीरे उड़ा लेता है और फुर्ती से खिड़की के रास्ते नीचे उतर जाता है और एक आलीशान क्लब में पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसा उसने देखा कि उसका बॉस एक आदमी को कुत्ते की तरह मार रहा है। दरअसल बॉस काफी पहुंच वाला आदमी है जो पपिलॉन को हर मुसीबत में पुलिस से बचा लेता है। इसीलिए पपिलॉन भी अपने कायदे के मुताबिक हर बार चोरी के माल का आधा हिस्सा उसे सौंप देता है। जैसे ही बॉस पपिलॉन के करीब आता है वो कहता है, जो भी मेरे साथ गद्दारी करेगा मैं उसका यही हाल करूंगा। असल में जिस आदमी की धुलाई हो रही थी उसने बॉस से छुपाकर चोरी का कुछ हिस्सा पहले ही अपने पास रख लिया था, जिसकी खबर बॉस को लग गई थी। अचानक बॉस पपिलॉन से पूछता है, हाँ तो भाई तुम मेरे लिए क्या लेकर आए हो? तभी पपिलॉन सारे चमचमाते हीरे उसके सामने बिखेर देता है। जैसे ही बॉस ने चमचमाते हीरो को देखा उसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ दिखने लगती है और बॉस मजाक में पपिलॉन से कहता है, कहीं तुमने भी कोई हीरा अपने पास तो नहीं छुपाया? पपिलॉन मुस्कुराते हुए कहता है, अरे हाँ, मैंने सबसे कीमती और बड़े वाले हीरे पहले ही बचा कर रख लिए हैं। बॉस समझ जाता है कि पपिलॉन उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन बॉस बेहद की चालाक और क्रूर किस्म का आदमी है जो किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं करता। बॉस पपिलॉन के पीछे एक जासूस लगा देता है। कुछ ही देर बाद पपिलॉन सीधे अपनी गर्लफ्रेंड नैट के पास पहुंचता है और यहीं से उसकी असली मुसीबतें शुरू होने वाली थी। वो हीरो का एक खूबसूरत हार नैट के गले में पहना देता है, जिससे साफ था कि उसने सच में कुछ माल बॉस से छुपा कर रख लिया था और बॉस का वो जासूस ये सब देख लेता है। उसे अब पक्का सबूत मिल चुका था कि पपिलॉन ने बॉस को धोखा दिया है। उधर पपिलॉन इस बात से बेखबर अपनी प्रेमिका के साथ मजे से सो जाता है। अगली सुबह नैट पपिलॉन से कहती है, मुझे अब इस शहर में नहीं रहना, चलो किसी शांत गांव में चलते हैं। इस पर पपिलॉन उसे समझाता है, गांव की जिंदगी में रखा ही क्या है, मैंने कल रात सिर्फ 1 घंटे में जितना कमाया है गांव के लोग पूरे 1 साल में भी उतना नहीं देख पाते। ये सुनकर नैट का मूड खराब हो जाता है और वो ताना मारती है कि तुम्हारे लिए सिर्फ पैसा ही सब कुछ है। तब पपिलॉन उसे मनाते हुए कहता है, मुझे सिर्फ 6 महीने का वक्त और दे दो, इसमें मैं इतना पैसा बटोर लूंगा कि दोबारा कभी चोरी नहीं करनी पड़ेगी और उसके बाद हम हमेशा के लिए गांव चले जाएंगे। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल उसकी पूरी जिंदगी तबाह होने वाली है। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। पपिलॉन जैसे ही दरवाजा खोलता है सामने पुलिस खड़ी होती है। पुलिस वाले तुरंत घर के अंदर घुसते हैं और पपिलॉन को कत्ल के संगीन इल्जाम में दबोच लेते हैं। असल में धोखे की भनक लगते ही ये पुलिस वाले उसके बॉस ने ही भेजे थे। पपिलॉन चिल्लाता रह जाता है कि उसने किसी की जान नहीं ली, लेकिन पुलिस उसकी एक नहीं सुनती और उसे सीधे थाने ले जाती है। अगले दिन नेट्टे पुलिस स्टेशन पहुँचती है और रोते हुए बताती है कि अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुना दी है। तब पपिलॉन को समझ आता है कि उस रात बॉस ने जिस आदमी को जान से मार दिया था उस मौत का पूरा ठीकरा उसके सिर पर फोड़ दिया गया है। नेट्टे उसे हौसला देते हुए कहती है, मैं ऊपरी अदालत में अपील करूंगी और तुम्हें बहुत जल्द बाहर निकाल लूंगी। लेकिन पपिलॉन हताश होकर कहता है, इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि मुझे बहुत तगड़े तरीके से फंसाया गया है। मेरे बॉस ने पुलिस के अफसरों को मोटी रकम खिलाई है। अब कोई कानून मुझे इंसाफ नहीं दिला सकता, इसीलिए मुझे खुद ही इस जेल की दीवार लांघनी होगी। वो गुस्से में नेट से वादा करता है कि आजाद होते ही वो सबसे पहले अपने बॉस का खात्मा करेगा। तभी जूलियट नाम का एक दूसरा कैदी उसकी बातें सुन लेता है और कहता है, दोस्त, अगर तुम यहाँ से आजाद होना चाहते हो तो ये मुमकिन है, लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी। इसके ठीक बाद सभी कैदियों को मेडिकल जांच के लिए ले जाया जाता है और जेल के कपड़े पहनाकर एक कतार में खड़ा कर दिया जाता है। वहाँ जूलियट पपिलॉन की नजर एक खास कैदी की तरफ घुमाता है और कहता है, इस बंदे का नाम लुइस है, ये बहुत बड़ा करोड़पति है, ये नकली डॉक्यूमेंट्स बनाने का मास्टरमाइंड था और इसके पास अब भी मोटी रकम छुपी है। लेकिन ये अमीर इंसान इस नरक में ज्यादा दिनों का मेहमान नहीं है, क्योंकि बाकी के हिंसक कैदी इससे पैसा वसूलने के चक्कर में इसकी जान ले लेंगे। मेडिकल खत्म होते ही सभी कैदियों को जेल की तरफ ले जाया जाने लगता है। उसी रास्ते में लुई की पत्नी एक वकील के साथ उससे मिलने आती है और कहती है, तुम फिक्र मत करो, इस वकील की मदद से मैं तुम्हें कुछ ही हफ्तों में यहाँ से सही सलामत बाहर ले आऊंगी। अब सभी कैदियों को समंदर के बीचों बीच बनी एक सुरक्षित जेल में भेजने के लिए जहाज पर सवार किया जाता है। वहाँ पपिलॉन मौका देखकर सीधा लुई के पास पहुँचता है और कहता है, इस जेल के अंदर एक से बढ़कर एक खूंखार कैदी बंद हैं, जो सिर्फ तुम्हारी दौलत के चक्कर में तुम्हारी गर्दन काटने को तैयार बैठे हैं। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा पर्सनल बॉडीगार्ड बनने को तैयार हूँ, बस बदले में तुम्हें मेरी फरारी के लिए पैसे देने होंगे। लुइस हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, मुझे तुम्हारी इस सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं, यहाँ सख्त गार्ड्स तैनात हैं। लेकिन लुई का ये भ्रम बहुत जल्द टूटने वाला था। रात के अंधेरे में अचानक एक अजीब सी आहट सुनकर लुई की आंखें खुल जाती हैं। वो देखता है कि एक भारी भरकम कैदी उसके ठीक बगल में सोए हुए शख्स का गला
रेत कर उसकी जान ले लेता है और उसके सारे पैसे छीन लेता है। लूटपाट के बाद वो कातिल कैदी उन पैसों में से कुछ हिस्सा वहीं जमीन पर फेंक देता है। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड आता है, लेकिन वो कातिल को पकड़ने की बजाय जमीन पर गिरे पैसों को चुपचाप अपनी जेब में रख लेता है। ये खौफनाक मंजर देखकर लुइस के होश उड़ जाते हैं और उसे समझ आ जाता है कि यहाँ के गार्ड्स खुद अपराधियों के साथ मिले हुए हैं। अगली सुबह लुइस सीधे पपियों के पास आता है और कहता है, मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मेरी जान की रक्षा करो। पपियों को भी भागने के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए वो तुरंत हाँ कर देता है और कहता है, जिस दिन मैं इस जेल की दीवार लांघूंगा तुम्हें भी अपने साथ आजाद करवा दूंगा। लेकिन लुई मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, मुझे भागने का कोई रिस्क नहीं लेना। मेरी बीवी कानूनी रास्ते से मुझे यहाँ से छुड़ा लेगी। पपियोन अपना सिर पकड़ लेता है और कहता है, तुम सच में बहुत नादान हो लुई, तुम्हारी बीवी तुम्हें इस नर्क से कभी वापस नहीं निकाल पाएगी। ये कहकर पपियोन वहाँ से आगे बढ़ जाता है। जैसे ही जहाज पर रात का घना अंधेरा छाता है, तभी वही भारी भरकम कातिल कैदी दबे पांव लुई को ठिकाने लगाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। लेकिन इससे पहले कि वो वार कर पाता, पपियोन पीछे से बाज की तरह झपट पड़ता है और उस कातिल की हालत खराब कर देता है। मारपीट के हंगामे से जहाज के सारे कैदी जाग जाते हैं और सिक्योरिटी गार्ड्स भी वहाँ जल्दी से पहुँच जाते हैं। गार्ड्स वहाँ पपियोन के हाथों पर चोट के निशान देखकर तुरंत समझ जाते हैं कि ये धुलाई इसी ने की है। सजा के तौर पर गार्ड्स पपियोन को उल्टा करके भारी जंजीरों से जकड़ लेते हैं और कई दिनों के लिए उसका खाना पानी बंद कर देते हैं। लेकिन काल कोठरी में बंद पपियोन को बस एक ही चिंता सता रही थी कि कहीं उसकी गैर मौजूदगी में कोई लुई की जान न ले ले। लेकिन जैसे ही पपिलोन अपनी सजा पूरी करके बाहर आता है तो नजारा कुछ और ही था। पपिलोन ने उस रात उस कैदी को इतने बुरे तरीके से मारा था कि उस खौफ को देखकर अब जेल के बाकी कैदियों की भी फटी पड़ी थी। किसी में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो लुइस की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। इसके बाद सभी कैदियों को जहाज से नीचे उतारा जाता है और एक कतार में बांधकर जेल के अंदर ले जाया जाता है। ये जेल बेहद ही सख्त और बेरहम थी, जिसे समंदर के बीच एक सुनसान टापू पर बनाया गया था, जहाँ से भागना लगभग नामुमकिन था। वहाँ का कड़क जेल वार्डन सभी कैदियों को लाइन में खड़ा करके चेतावनी देता है, मुझे मालूम है कि तुम में से बहुत से शातिर यहाँ से भागने के सपने देख रहे होंगे। मैं तुम्हें भागने से बिल्कुल नहीं रोकूंगा, क्योंकि जब मेरे गार्ड्स तुम्हें भागते हुए गोली मारेंगे तो उन्हें बड़ा मजा आएगा। इस टापू पर दो ऐसे पहरेदार हैं जिन्हें तुम कभी चकमा नहीं दे सकते। पहला है ये खौफनाक जंगल, जहाँ तुम भूख और प्यास से तड़प तड़प कर दम तोड़ दोगे, और अगर किस्मत से तुमने इस जंगल को पार कर भी लिया तो तुम्हारा दूसरा काल है ये समंदर और इसके पानी में घात लगाए बैठी शार्क मछलियाँ जो तुम्हें जिंदा ही चबा जाएंगी। वार्डन आगे कहता है, अगर पहली बार भागने की कोशिश की तो 2 साल के लिए ऐसी तन्हा कोठरी में सड़ोगे जहाँ सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँचती। दूसरी बार ये हिमाकत की तो 5 साल की सजा, और अगर किसी ने मेरे किसी गार्ड पर हाथ उठाने या उसकी जान लेने की कोशिश की तो उसे सीधे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इसके बाद सभी को उनकी बैरकों में भेज दिया जाता है। लेकिन इस जेल में कैदियों की तादाद ज्यादा होने की वजह से एक ही तंग कोठरी में बहुतों को ठूंस दिया जाता है। वहाँ के अपराधी बेहद हिंसक थे, जो बिना बात के भी खून खराबे पर उतर आते थे। इसलिए पपिलोन तुरंत लुई को सचेत करते हुए कहता है, यहाँ पल पल संभल कर रहना लुई, क्योंकि अगर किसी को भी भनक लग गई कि तुम्हारे पास मोटी रकम छुपी है तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसी तरह खौफ के साए में दिन और महीने गुजरने लगते हैं। लेकिन एक सुबह कई कैदियों को खदान में खड़े काम के लिए ले जाया जाता है, जिसमें लुई और पपियोन भी शामिल थे। इन लोगों को वहाँ धूप में भारी भारी पत्थर उठाने का थका देने वाला काम सौंपा जाता है। काम के दौरान अचानक लुई के छुपाए हुए पैसे कहीं गिर जाते हैं। वो घबराकर ये बात पपियोन को बताता है। पपियोन बिना एक पल गंवाए फौरन उन पैसों की तलाश में जुट जाता है, क्योंकि उसे मालूम था कि इस नरक से आजाद होने का इकलौता जरिया यही नोट है। काफी मशक्कत के बाद पपियोन को वो पैसे मिल जाते हैं और वो पूरी ईमानदारी से वो रकम लुइस को वापस थमा देता है। पपियोन की ये ईमानदारी देखकर लुइस भावुक होकर कहता है, सच कहूँ दोस्त, मुझे रत्ती भर भी उम्मीद नहीं थी कि तुम ये पैसे मुझे कभी वापस लौटाओगे। इसके बाद दोपहर के खाने के वक्त लुई फुर्सत पाकर कोयले से अपनी पत्नी की एक तस्वीर बना रहा होता है। पपिलोन जब उस स्केच को देखता है तो कड़वी हकीकत सुनाते हुए कहता है, तुम्हें आज भी ये गलत फहमी है कि तुम्हारी बीवी तुम्हें यहाँ से बाहर निकालेगी। वो इस वक्त बाहर तुम्हारे पैसों पर ऐश की जिंदगी जी रही होगी। अगर तुम बाहर आ गए तो तिजोरी की चाबी उसके हाथ से निकल जाएगी, इसलिए वो तुम्हें इस नरक से कभी आजाद नहीं करवाएगी। लेकिन लुइस अपनी जिद पर अड़ा रहता है और कहता है, नहीं, मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्यार करती है। तभी उन दोनों की नजर अपने बगल में बैठे एक कैदी पर पड़ती है, जो भूख और बीमारी से दम तोड़ चुका था। क्रूर गार्ड ने तरस खाने की बजाय उसका खाना उसके पेट के ऊपर ही रख दिया था। ये मंजर देखकर लुइस गुस्से में गार्ड को बुलाने आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ मौजूद सीलिए नाम का एक पुराना कैदी लुई का हाथ थामकर उसे शांत रहने का इशारा करता है। इसके बाद सीलिए उस मृत कैदी की थाली से खाना उठाता है और उसका आधा हिस्सा पपियोन की तरफ बढ़ा देता
देता है। ये सब देखकर लुई का मन खिन्न हो जाता है और वो हटने लगता है, लेकिन पपियॉन लुइस को रोकता है और उस खाने में से कुछ निवाले निकालकर लुइस को देता है ताकि वो भूखा ना रहे। अब खदान का काम खत्म हो चुका था और गार्ड सभी को वापस जेल की तरफ ले जाने लगते हैं। रास्ते में पपियॉन देखता है कि एक लकड़ी की गाड़ी कीचड़ के दलदल में बुरी तरह फंस चुकी है, जिसमें कुछ औरतें और उनका दलाल सवार था जो जेल के अफसरों के लिए उन्हें वहां लाया करता था। गाड़ी को फंसा देखकर एक गार्ड चिल्लाता है, ओए सबके सब आगे बढ़ो और ताकत लगाकर इस गाड़ी को कीचड़ से बाहर निकालो। ये सुनते ही पपियॉन के शातिर दिमाग की बत्ती जलती है। उसे समझ आ जाता है कि उस दलाल के करीब जाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। पपियॉन धक्का लगाने के बहाने उस दलाल के पास पहुंचता है और दबी आवाज में कहता है, अगर तुमने मुझे इस टापू से बाहर निकालने का इंतजाम कर दिया तो मैं तुम्हें $2000 दूंगा। ये सुनकर वो दलाल पपियॉन का मजाक उड़ाते हुए गार्ड को आवाज देने ही वाला होता है कि पपियॉन तुरंत कहता है $4000। रकम दोगुनी सुनते ही उस लालची दलाल के पैर थम जाते हैं। वो चुप होकर पपियॉन के कान में फुसफुसाता है, 4000 नहीं भाई, इस मौत के कुएं से तुम्हें बाहर ले जाने के लिए मैं $5000 वसूलूंगा। हालांकि पपियॉन के पास इस वक्त इतनी बड़ी रकम नहीं थी, फिर भी वो झूठ बोल देता है। ठीक है, डील पक्की रही। तब वो दलाल अपनी लोकेशन बताते हुए कहता है, मैं सिर्फ 3 दिनों तक ही इस इलाके में हूँ। मेरी बोट जेल की दूसरी तरफ समंदर के किनारे छुपी है। अगर तुम 3 दिनों के भीतर वहाँ पहुँचने में कामयाब रहे तो मैं तुम्हें इस टापू से कोसों दूर ले जाऊंगा। इसके बाद सभी कैदी वापस अपनी बैरकों में लौट आते हैं। जब ये सब अपनी कोठरी में बैठे ही होते हैं कि अचानक पूरी जेल में सायरन गूंजने लगते हैं और खबर फैलती है कि कोई कैदी जेल की सुरक्षा को भेद कर भाग निकला है। ये खबर सुनते ही पपियॉन के चेहरे पर चमक आ जाती है। उसे समझ आ जाता है कि इस अभेद्य कही जाने वाली जेल में भी सेंध लगाई जा सकती है। अगली सुबह सभी कैदी खुले मैदान में नहा रहे होते हैं। तभी जेल के कुछ शातिर अपराधियों को भनक लग जाती है कि लुई के पास पैसों का भारी जखीरा छुपा है। वो सब एकजुट होकर लुई को जान से मारने और उसका माल लूटने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन पपियॉन की चीते जैसी नजरें उन पर पड़ जाती हैं। इससे पहले कि वो हमलावर लुई पर वार करते, पपियॉन उनके बीच में दीवार बनकर खड़ा हो जाता है और उनसे अकेले ही भिड़ जाता है। दोनों तरफ से लात घूंसों की बरसात होने लगती है। इस भिड़ंत के बीच लुइस अपनी जान बचाने के लिए एक बड़े पानी के टैंक के पीछे जाकर दुबक जाता है। काफी देर बाद पपियॉन आखिरकार उन सभी बदमाशों को धूल चटा देता है, लेकिन इस भिड़ंत में उसे खुद भी काफी चोटें आती हैं। अगली सुबह वार्डन जेल के सभी कैदियों को मैदान में लाइन से जमीन पर बिठा देता है और गुस्से में चिल्लाता है, मैंने तुम सबको इस जेल के कायदे कानून समझाए थे, लेकिन तुम में से एक बेवकूफ ने मेरी बात को हल्के में लेने की जुर्रत की है। दरअसल एक दिन पहले जो कैदी भागा था उसे गार्ड्स ने जंगल के पास धर दबोचा था, लेकिन पकड़े जाने से पहले उस कैदी ने एक गार्ड को मौत के घाट उतार दिया था। जब उस कैदी को बेड़ियों में जकड़कर सबके सामने लाया जाता है तो पपियॉन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो भगोड़ा कोई और नहीं बल्कि उसका वही दोस्त जूलियट था जिसने उसे लुइस के बारे में बताया था। अब जेल के नियमों के मुताबिक वार्डन बिना कोई रहम खाए सबके सामने एक भारी ब्लेड से जूलियट का सिर धड़ से अलग करने का हुक्म दे देता है। इस रूह कंपा देने वाले मंजर को देखकर पूरी जेल के कैदियों के हलक में थूक सूख जाता है। इस खौफनाक सजा के बाद वार्डन पपियॉन को हुक्म देता है कि जूलियट की इस बेजान लाश को उठाकर जंगल के गहरे गर्त में फेंक आओ। इस काम के लिए तुम अपने साथ किसी एक कैदी को चुन सकते हो। पपियॉन तुरंत लुई का नाम ले लेता है। इसके बाद दोनों उस भारी लाश को अपने कंधों पर उठाते हैं और बंदूकधारी गार्ड की सख्त निगरानी में घने जंगल की तरफ बढ़ जाते हैं। काफी दूर तक उस भारी लाश का बोझ उठाने की वजह से लुई का बदन जवाब दे जाता है और वो बेदम होकर वहीं जमीन पर बैठ जाता है। ये देखकर क्रूर गार्ड गुस्से में लुई को ठोकर मारकर दोबारा लाश उठाने को कहता है, लेकिन लुई की हिम्मत अब जवाब दे चुकी थी। ये नाफरमानी देखकर गार्ड आपा खो बैठता है और लुई पर चमड़े के भारी कोड़े बरसाना शुरू कर देता है। लुई की पीठ पर कोड़ों के घाव देखकर पपियॉन का खून खौल उठता है। वो जमीन से एक नुकीला पत्थर उठाता है और पूरी ताकत से उस गार्ड के सिर पर दे मारता है। गार्ड लहूलुहान होकर वहीं ढेर हो जाता है। अब पपियॉन के पास भागने का आखिरी मौका था। वो हवा की रफ्तार से जंगल के अंदर दौड़ लगा देता है। बाकी के गार्ड्स बंदूकें ताने उसके पीछे लग जाते हैं और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन पपियॉन अपनी जान की बाजी लगाते हुए पास ही में बहती एक तेज नदी में छलांग लगा देता है और उनकी नजरों से ओझल हो जाता है। वो पानी के तेज बहाव के साथ तैरते हुए सीधे टापू के उस गुप्त किनारे पर पहुंचता है जहां वो दलाल अपनी नाव लेकर उसका इंतजार कर रहा था। पपियॉन हांफते हुए नाव पर चढ़ता है और चिल्लाता है, चलो भाई जल्दी से इस नाव को आगे बढ़ाओ और मुझे इस नर्क से कोसों दूर ले चलो। लेकिन वो दलाल टस से मस नहीं होता और ठंडे अंदाज में पूछता है, पहले ये बताओ कि मेरे $5000 कहाँ हैं? पपियॉन बेबसी से हाथ फैलाते हुए कहता है, इस वक्त मेरे पास नगद पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अगर तुम मुझे फ्रांस की धरती पर पहुँचा दोगे तो मैं तुम्हें उम्मीद से 2 गुना पैसा दूंगा। पपियॉन की ये बात सुनते
सुनते ही वो दलाल ठहाके मारकर हंसने लगता है। पपियों कुछ समझ पाता इससे पहले ही चारों तरफ की झाड़ियों से बंदूकधारी गार्ड्स बाहर निकलते हैं और पपियों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। दरअसल ये पूरी एक सोची समझी साजिश थी। वो दलाल कहीं और से नहीं बल्कि खुद जेल के उसी जालिम वार्डन का वफादार एजेंट था। वो दलाल पपियों से कहता है, अरे ओ नादान चोर, अगर तुम मुझे इस वक्त नगद $5000 दे भी देते तब भी मैं तुम्हें इस टापू से कभी आजाद नहीं करता, क्योंकि हमारे वार्डन साहब मुझे तुम जैसे भागने वाले कैदियों को पकड़वाने के बदले तुम्हारी इस रकम से 2 गुना पैसा देते हैं। ये कड़वा सच सुनते ही पपियों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और धोखे के बाद गार्ड्स पपियों को दबोचकर दोबारा उसी जेल की 4 दीवारी में खींच लाते हैं। जब पपियों को खूंखार वार्डन के सामने पेश किया जाता है तो वार्डन हंसते हुए कहता है, बेटा तुम्हारी किस्मत बहुत बुलंद है कि जिस अफसर के सिर पर तुमने पत्थर से वार किया था उसकी जान बच गई। अगर वो मर जाता तो हम तुम्हारी गर्दन भी वैसे ही काट देते जैसे तुम्हारे दोस्त जूलियट की काटी थी। नियम तोड़ने के जुर्म में पापियों को काल कोठरी के नरक में धकेल दिया जाता है, जहाँ 24 घंटे सिर्फ घना अंधेरा पसरा रहता था। वहाँ कैदी को पूरे 2 साल तक बिना किसी इंसानी आवाज को सुने बिल्कुल अकेले घुट घुट कर जीना पड़ता था। शुरुआती कुछ महीनों तक तो पपियोन खुद पर काबू रखता है, लेकिन धीरे धीरे अकेलेपन की वजह से उसका दिमागी संतुलन डगमगाने लगता है। उसे खाने के नाम पर सिर्फ उबला हुआ गंदा पानी दिया जाता था, जिससे उसका ताकतवर बदन अब हड्डियों का ढांचा बनने लगा था। एक दिन वो अपनी बैरक के दरवाजे की झिड़ी से देखता है कि गार्ड्स एक मरे हुए कैदी की लाश को बेरहमी से घसीट कर ले जा रहे हैं। ये मंजर देखकर पापियों अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। कुछ दिनों बाद वही जख्मी अफसर उसकी कोठरी में आता है और गुस्से में पापियों को अधमरा होने तक बुरी तरह पीट कर चला जाता है। अब पापियों की हालत बदतर हो चुकी थी और वो खुद अपनी आवाज तक भूल चुका था। एक दिन जब पापियोन बेसुध था तभी एक पहरेदार उसकी कोठरी के दरवाजे से एक बाल्टी अंदर सरका देता है। पापियोन जब रेंगते हुए बाल्टी के पास पहुंचता है तो उसके अंदर एक नारियल और एक सीक्रेट खत मिलता है। खत की लिखावट पढ़ते ही वो समझ जाता है कि इस मौत के कुएं में उसकी फिक्र करने वाला इकलौता दोस्त लुई ही है। सालों बाद किसी पौष्टिक चीज का निवाला पाकर पपियोन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। आने वाले कुछ महीनों में पपियोन के बेजान शरीर में एक बार फिर से जान लौटने लगती है। खुद को दोबारा तैयार करने के लिए पपियोन अब उस अंधेरी कोठरी में ही रोज कसरत भी करने लगा था। लेकिन पपियोन के ये अच्छे दिन ज्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाले थे। एक सुबह जब पपियोन बाल्टी से नारियल निकालने की कोशिश करता है तभी एक दूसरा खूंखार गार्ड वहाँ आ धमकता है। वो बाल्टी को बाहर खींचकर उसकी जांच करता है और छुपाया हुआ नारियल उसके हाथ लग जाता है। ये चोरी पकड़े जाने पर वो बेरहम गार्ड उस मददगार पहरेदार को वहीं पर जान से मार देता है और सीधे जाकर वार्डन को इस साजिश की खबर दे देता है। वार्डन गुस्से में सीधे पपियों की बैरक के सामने पहुंचता है और गरजते हुए पूछता है, सच सच बताओ चोर, तुम तक ये नारियल पहुंचाने वाला गद्दार कौन है? पपियोन अपने सच्चे दोस्त लुई की जान बचाने के लिए चुप रहता है। वार्डन उसे डराते हुए कहता है, अगर तुमने उस बंदे का नाम मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हारा यहाँ जीना इस नरक से भी ज्यादा बदतर बना दूंगा। लेकिन पपियोन झुकने वाला इंसान नहीं था, वो टस से मस नहीं होता। इस नाफरमानी की सजा के तौर पर वार्डन उसका बचा कुचा राशन भी आधा कर देता है। कुछ महीनों के बाद वो जालिम वार्डन फिर से पपियों की नब्ज टटोलने आता है, इस बार अपने साथ एक कटोरा गर्मा गर्म सूप लेकर। वार्डन को पूरा भरोसा था कि कई महीनों से भूखा प्यासा पपियों इस लजीज सूप को देखकर अपना ईमान बेच देगा, लेकिन पपियों उस सूप को पीने के बजाय उल्टा चम्मच में सूप भरकर वार्डन के ही मुंह की तरफ बढ़ाने लगता है। ये बेइज्जती देखकर वार्डन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो तमतमाते हुए अपने गार्ड्स को हुक्म देता है, इस बदतमीज के सेल की बची कुची रोशनी भी हमेशा के लिए छीन लो, इसके कमरे को पूरी तरह सील कर दो। अब पपियों के लिए उस मुकम्मल काले अंधेरे में टिके रहना किसी खौफनाक इम्तिहान जैसा बन चुका था। वक्त बीतने के साथ पपियों की दिमागी हालत सच में जवाब देने लगती है। वो दीवारों से खुद ही बातें करने लगता है और एक रात पपियोन खुद की जान लेने की भी कोशिश करता है। इसी तरह घिसटते घिसटते आखिरकार काल कोठरी की वो 2 साल की सजा पूरी हो जाती है। जब गार्ड सलाखों का ताला खोलकर उसे बाहर खींचते हैं तो पपियों का जिस्म पूरी तरह बेजान हो चुका था। हालत नाजुक देखकर गार्ड्स उसे सीधे जेल के हॉस्पिटल वार्ड में भेज देते हैं। वहाँ बेड पर उससे मिलने उसका अजीज दोस्त लुई आता है। लुई चूंकि एक पढ़ा लिखा इंसान था, इसीलिए अब वो जेल के वार्डन के लिए कुछ जरूरी सीक्रेट सरकारी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने का काम संभाल रहा था, जिससे वार्डन उससे खुश था। लुई जब पपियों को इस अधमरी हालत में देखता है तो उसका दिल भर आता है और वो पपियों से माफी मांगता है, क्योंकि उसे मलाल था कि पपियों की ये दुर्दशा सिर्फ उसकी वजह से हुई है। लुईस रोते हुए कहता है, भाई तुमने उस दिन खदान में बिल्कुल सच कहा था। मेरी बीवी ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। उसने मेरे सारे पैसों पर कब्जा करके उस
मक्कार वकील से शादी रचा ली है और अब वो बाहर उसके साथ ऐश की जिंदगी बिता रही है। लुइस के मुंह से ये हकीकत सुनकर अचानक पपियॉन धीरे से हंसने लगता है और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। हमें पता चलता है कि पपियॉन असल में पागल होने का सिर्फ एक बेहतरीन नाटक कर रहा था। हकीकत में उसकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक थी। लुइस हैरान होकर उसे देखता है और कहता है, सलाम है तुम्हारी हिम्मत को भाई। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो इन जालिमों की इतनी सख्त मार कभी नहीं सह पाता और वार्डन के आगे घुटने टेक कर तुम्हारा नाम उगल देता। तब पपियॉन लुई का हाथ थाम कर कहता है, ऐसा नहीं है दोस्त कि ये ख्याल मेरे दिमाग में नहीं आया, लेकिन जब जब मेरा हौसला डगमगाता था तब मुझे तुम्हारा ये मासूम चेहरा याद आ जाता था। ये सुनकर लुई की आंखों में पपियों के लिए इज्जत और बढ़ जाती है। वो पपिलों के कान में फुसफुसाते हुए कहता है, हम अब भी इस सलाखों के पीछे से आजाद हो सकते हैं पपियों, बस हमें एक परफेक्ट प्लान की जरूरत है। और अब मुझे पक्का यकीन है कि जब तुम्हारे जैसा फौलादी दोस्त मेरे साथ है तो इस नरक के देवता भी हमें यहाँ रोकने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। हॉस्पिटल के बेड पर लेटे लेटे लुइस पपियों को सिलिए के बारे में एक बड़ी खबर देता है, जिसने खदान में पपियों के साथ अपना खाना बांटा था। लुई बताता है, सिलियर ने बाहर के किसी बंदे से साठ गांठ करके एक बोट का बंदोबस्त कर लिया है। आने वाले संडे को जेल का वार्डन कुछ खास अफसरों के साथ थिएटर रूम में फिल्म देखने वाला है। जब सब उसमें मशगूल होंगे, ठीक उसी मौके का फायदा उठाकर हम इस कैद से रफू चक्कर हो जाएंगे। अभी इन दोनों की ये सीक्रेट बातचीत चल ही रही होती है कि अचानक पापियॉन लुई का गला पकड़कर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है। वो ऐसा नाटक इसलिए करता है ताकि डॉक्टर्स को लगे कि उसे फिर से पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं और वो उसे बेहोशी की गोलियां दे दें। उसकी ये तरकीब काम कर जाती है। डॉक्टर जब उसे दवा देते हैं तो पपियॉन उस गोली को निगलने की बजाय मुंह के एक कोने में छुपा लेता है और डॉक्टर के हटते ही उसे बाहर निकालकर इकट्ठा करने लगता है। उसी रात पपियॉन चुपके से सैम नाम के एक युवा लड़के के पास पहुंचता है और उसे भी अपनी फरारी की टीम में शामिल कर लेता है। असल में जिस संतरी के पास सारे दरवाजों की चाबियां रहती थीं, वो सैम को काफी पसंद करता था। इसी बात का फायदा उठाने के लिए पपियॉन सैम से कहता है, दोस्त, हम संडे को इस नरक की दीवार लांघने वाले हैं। तुम्हें उस संतरी को बातों में फंसाकर उसकी चाबियां चुराकर हमें सौंपनी होंगी। सैम इस काम के लिए मान जाता है। अगले दिन सिलियर भी उनके इस प्लान का हिस्सा बन जाता है। बोट का इंतजाम तो उसने पहले ही कर लिया था, लेकिन अब नाव के मालिक को एडवांस पैसे देने थे। लुई बिना कोई देर किए अपने छुपाए हुए पैसों में से रकम निकालकर उसे थमा देता है। अब पपियॉन लुई के हाथ में एक माचिस की डिब्बी सौंपता है, जिसमें उसने जमा की हुई वो सारी बेहोशी की गोलियां छुपा रखी थी। पपियॉन लुई को समझाता है, संडे को जब वार्डन और उसके चमचे फिल्म देखने के मजे ले रहे होंगे, तब तुम उनकी शराब में ये सारी गोलियां पीसकर मिला देना। इसे पीते ही वो सब गहरी नींद में सो जाएंगे और हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। लुई जैसे ही वो माचिस की डिब्बी लेकर निकलने लगता है, तभी एक दूसरा हिंसक कैदी उस पर झपट पड़ता है और उसके हाथ से वो गोलियां छीन लेता है। पपियॉन पास में ही खड़ा ये सब देख रहा था, लेकिन वो लुई को बचाने आगे नहीं आता। वो परखना चाहता था कि इतने सालों से बिना उसकी सुरक्षा के लुई ने इस नरक में खुद को जिंदा कैसे रखा है। तभी हम देखते हैं कि लुई बिना डरे उस कैदी से दो दो हाथ करता है और आसानी से उससे वो गोलियां वापस छीन लेता है। अपने दोस्त का ये बदला हुआ रूप देखकर पपियॉन का दिल खुश हो जाता है। लुई सब पहले जैसा कमजोर इंसान नहीं बचा था। इस जेल के माहौल ने उसके अंदर के डर को खत्म कर दिया था। आखिरकार वो संडे की रात आ ही जाती है। चारों साथी अपने अपने काम को अंजाम देने के लिए निकल पड़ते हैं। जब वार्डन फिल्म देखने में बिजी हो जाता है, तब लुई मौका पाकर उनकी ड्रिंक्स में वो बेहोशी की गोलियां मिला देता है। दूसरी तरफ सैम उस चाबी वाले संतरी को बातों में फंसाकर वॉशरूम की तरफ ले जाता है। उधर लुइस, वार्डन और अफसरों की टेबल पर वो नशीली ड्रिंक सर्व कर देता है। सैम जिस संतरी को वॉशरूम के अंदर लेकर गया था, वहाँ पपियॉन पहले से ही अंधेरे में घात लगाए बैठा था। फिल्म के शोर का फायदा उठाते हुए पपियॉन पीछे से आता है और लोहे की एक भारी रॉड से उस संतरी के सिर पर वार करके उसे वहीं ढेर कर देता है। लेकिन इस अफरा तफरी में ऊपर से कुछ आवाजें आती हैं, जिसे बाहर एक दूसरा गार्ड सुन लेता है। वो हकीकत जानने के लिए आगे बढ़ने ही वाला होता है कि तभी लुइस की मिलाई हुई दवा अपना असर दिखा देती है। वो संतरी और अंदर फिल्म देख रहे वार्डन समेत सारे अफसर वहीं कुर्सियों पर बेहोश हो जाते हैं। प्लान के मुताबिक ये चारों जैसे ही मुख्य परिसर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के चलते पूरी जेल की बिजली गुल हो जाती है और चारों तरफ घना अंधेरा छा जाता है। इस अंधेरे का फायदा उठाकर ये चारों जैसे तैसे जेल की ऊंची दीवार पर चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं। वहाँ से पपियॉन, सिलियर और सैम एक एक करके नीचे छलांग लगा देते हैं। लेकिन जैसे ही लुई की कूदने की बारी आती है, जेल की बिजली अचानक वापस आ जाती है और चारों तरफ सर्च लाइट्स घूमने लगती हैं। पकड़े जाने के इसी खौफ में लुइस का संतुलन बिगड़ जाता है और वो सीधे नीचे एक नुकीले पत्थर पर जा गिरता है। इससे लुइस के पैर में बहुत गंभीर चोट आती है और वो दर्द से कराह उठता है। लुइस अब एक कदम भी चलने की हालत में नहीं था। ये देखकर सिलिए बेरुखी से कहता है, इस आदमी का पैर टूट चुका है, ये हमारे लिए सिर्फ एक बोझ है, हम इसे अपने साथ आगे नहीं ले जा सकते। लेकिन पपियॉन
अपने उस सच्चे यार को इस मौत के मुंह में अकेला छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वो तुरंत सैम की मदद लेता है और दोनों मिलकर लुई को अपने कंधों पर उठा लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दूर आगे घने अंधेरे में से एक अनजान शख्स उनके सामने बंदूक तान कर खड़ा हो जाता है। उसे देखकर सब सहम जाते हैं, लेकिन सीलियर तुरंत कहता है ये वही बंदा है जो हमें समंदर पार कराने के लिए अपनी नाव सौंपने आया है। इसके बाद ये चारों बिना कोई वक्त गंवाए उस छोटी सी नाव में सवार होते हैं और जेल की सीमा से दूर निकल जाते हैं। जेल की दीवारों से तो ये आजाद हो चुके थे, लेकिन असली मुसीबत अभी इनका इंतजार कर रही थी। इनकी नाव आकार में बेहद छोटी थी, जो 4 तंदुरुस्त मर्दों का वजन संभालने के काबिल नहीं थी। भारी वजन की वजह से नाव में धीरे धीरे नीचे से समंदर का पानी भरने लगता है। ये खतरनाक मंजर देखकर सेलियर के सिर पर खून सवार हो जाता है। वो गुस्से में चीखता है, अगर हमें जिंदा बचना है तो इस नाव का वजन तुरंत कम करना होगा। वैसे भी लुइस हमारे किसी काम का नहीं बचा, इसीलिए इसे उठाकर समंदर में फेंक देते हैं। पपियों सेलियर की ये बात सुनते ही भड़क जाता है और ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है। ये सुनकर सीलियर आपा खो बैठता है और लुइस को पानी में धक्का देने के लिए उस पर हमला कर देता है। पापियोन लुइस को बचाने के लिए बीच में कूदता है और सीलियर से भिड़ जाता है, लेकिन सीलियर ताकत में पापियोन पर भारी पड़ रहा था। वो पापिलोन को नीचे गिराता है और उसका गला घोंटने लगता है। पापिलोन की सांसें अटकने ही वाली होती हैं कि तभी पीछे से घायल लुइस अपनी पूरी ताकत समेटता है और एक नुकीला चाकू निकालकर सीलियर की पीठ पर कई वार कर देता है। चाकू लगते ही सीलियर लहूलुहान होकर वहीं ढेर हो जाता है। इसके बाद पापियोन और लुइस मिलकर सीलियर की उस बेजान लाश को समंदर की लहरों के हवाले कर देते हैं। लुई ने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी इंसान का खून किया था, जिसकी वजह से वो गहरे सदमे में चला जाता है और कांपने लगता है। लेकिन पापियोन उसे गले से लगाता है और समझाता है, हौसला रखो दोस्त, अगर तुम आज उस पर वार नहीं करते तो वो हम दोनों को मारकर समंदर में फेंक देता। सीलियर के हटने के बाद नाव का वजन तो ठीक हो जाता है, लेकिन अभी ये लोग इस हादसे से उबर भी नहीं पाए थे कि तभी उनकी नजर सामने उठती हुई समंदर की विशाल लहरों पर पड़ती है। सामने से एक बहुत ही भयानक तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा था। इस छोटी सी नाव में उस तूफान से बचने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ ना सूझने पर वो तीनों सब कुछ ऊपर वाले के भरोसे छोड़कर नाव के तख्तों से कसकर चिपक जाते हैं। कुछ ही पलों में वो तूफान उनकी नाव को अपनी आगोश में ले लेता है। लहरों के इस जबरदस्त थपेड़े की वजह से पपिलोन का सिर किसी चीज से टकराता है और वो समंदर के बीच ही बेहोश हो जाता है। जब काफी समय बाद पपिलोन की आंखें खुलती हैं, तो वो खुद को समंदर के पानी से दूर एक खूबसूरत रेतीले टापू के किनारे पर पाता है। असल में तूफान की तबाही के बाद ये तीनों बेहोशी की हालत में यहाँ के स्थानीय आदिवासी लोगों को मिले थे, जिन्होंने रहम खाकर इन तीनों का जड़ी बूटियों से इलाज किया और उनकी जान बचाई। पपियोन जब लड़खड़ाते कदमों से उस आदिवासी बस्ती से बाहर आता है, तो वहाँ उसकी मुलाकात एक ईसाई नन से होती है। पपियोन उस नन से अपने बाकी दोनों साथियों के बारे में पूछता है, जिस पर वो नन मुस्कुराकर जवाब देती है, तुम शांत रहो बेटे, तुम्हारे दोनों दोस्त बिल्कुल सही सलामत हैं और इस वक्त अंदर आराम कर रहे हैं। वो नन पपियोन के कपड़ों और उनकी हालत से भांप चुकी थी कि ये तीनों किस नरक से भाग कर आए हैं। फिर भी वो पपियोन को सांत्वना देते हुए कहती हैं, फिक्र मत करो, ऊपर वाला तुम सबकी गलतियों को माफ कर देगा। इसके बाद पपिलोन अपने बदन की थकान मिटाने समंदर के साफ पानी में नहाने चला जाता है। न जाने कितने बरसों के बाद आज वो बिना किसी बेड़ी और खौफ के खुली हवा में चैन की सांस ले रहा था। नहाने के बाद पपिलोन सीधे लुई के पास पहुंचता है और गंभीर होकर कहता है, लुइस, हम इस जगह पर ज्यादा दिनों तक नहीं रुक सकते, हमें आज ही यहाँ से आगे निकलना होगा, क्योंकि यहाँ के कबीले वाले समझ चुके हैं कि हम कानून से भागे हुए मुजरिम हैं। लेकिन लुइस और सैम अब और ज्यादा भाग दौड़ करने की हालत में नहीं थे। वो दोनों पपियोन के साथ आगे जाने से साफ मना कर देते हैं और वहीं रुकने का फैसला करते हैं। अपने दोस्तों की जिद देखकर पपियोन भारी मन से अकेला ही उस रास्ते पर आगे निकल पड़ता है। लेकिन वो जैसे ही बस्ती से थोड़ी दूर जंगल की तरफ जाता है, उसे सामने कुछ पुलिस वाले बंदूकें ताने झाड़ियों में तलाश करते हुए दिखाई देते हैं। पुलिस को देखते ही पपियोन के होश उड़ जाते हैं। वो उल्टे पैर दौड़ता हुआ वापस लुइस और सैम के पास पहुंचता है और चिल्लाता है, जल्दी करो दोस्तों, पुलिस यहाँ आ चुकी है, हमें अभी भागना होगा। लेकिन इससे पहले कि वो तीनों वहाँ से निकल पाते, पुलिस की एक पूरी टुकड़ी उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। अपनी जान बचाने के लिए सैम जैसे ही दौड़ने की कोशिश करता है, पुलिस वाले बिना कोई रहम खाए सीधे उसके सीने में गोली दाग देते हैं और सैम वहीं दम तोड़ देता है। इस खौफनाक मंजर के बीच लुई पपियोन की तरफ देखता है और नम आंखों से कहता है, जब तुमने पुलिस को आते देखा था पपियोन, तो तुम्हें मुझे बचाने के लिए वापस नहीं आना चाहिए था, तुम्हें अकेले ही भाग जाना चाहिए था। इसके बाद पुलिस उन दोनों को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। तभी उन दोनों के सामने वो ईसाई नन आकर खड़ी होती है। तब जाकर उन्हें ये कड़वा सच पता चलता है कि पुलिस को उनके यहाँ छुपे होने की खबर किसी और ने नहीं बल्कि उसी अन्यन ने दी थी। दोबारा पकड़े जाने के बाद पपियोन को घसीटते हुए फिर से उसी पुरानी जेल की सलाखों के पीछे ला खड़ा किया जाता है। अब चूंकि उसने दूसरी बार जेल की सुरक्षा तोड़ी थी, इसलिए नियमों के मुताबिक इस बार उसे पूरे 5 साल के लिए उसी काल कोठरी में फेंक दिया जाता है। इसके बाद कहानी में सीधा 5 साल आगे का सीन
दिखाया जाता है। उसका शरीर अब हड्डियों का एक चलता फिरता ढांचा बन चुका था। सिर के सारे बाल सफेद हो चुके थे और वो बूढ़ा दिखने लगा था। आज पपियॉन की सजा के 5 साल पूरे हो चुके थे, इसलिए खुद जेल का वार्डन उसकी हालत देखने उसकी सेल पर आता है। वार्डन सलाखों के पीछे पपियॉन को जिंदा देखकर हैरान रह जाता है। वो अपनी गंभीर आवाज में कहता है, मानना पड़ेगा चोर, इस दुनिया में बहुत कम ऐसे इंसान पैदा होते हैं जिनके अंदर इतनी यातनाएं सहने की ताकत होती है। वार्डन कौतूहल से उससे पूछता है, वो ऐसी कौन सी उम्मीद है जिसने तुम्हें आज तक जिंदा रखा है? लेकिन पपिलॉन वार्डन की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद वार्डन के इशारे पर गार्ड्स उसे वहाँ से बाहर निकालते हैं। गार्ड्स पपियॉन को एक नाव में बिठाकर इस बार एक नई और बदनाम जेल में भेजने के लिए ले जाते हैं, जिसका नाम था डेविल्स आइलैंड, यानी शैतान का टापू। ये एक ऐसी जगह थी जो समंदर के बीचों बीच एक बेहद ऊंची और सीधी चट्टान पर बनी हुई थी। इस टापू का इतिहास गवाह था कि आज तक यहाँ से कोई भी कैदी जिंदा भागने में कामयाब नहीं हो सका था, क्योंकि इस चट्टान के चारों तरफ हजारों फीट गहरा समंदर और उसकी खतरनाक लहरें थीं। इस जगह की सुरक्षा इतनी पक्की थी कि कैदियों पर नजर रखने के लिए वहाँ एक भी गार्ड तैनात नहीं किया गया था। बस हफ्ते में एक बार कुछ सिपाही नाव से आते और कैदियों के लिए थोड़ा सा सूखा राशन छोड़कर चले जाते। पापिलॉन जब इस डेविल्स आइलैंड की जमीन पर कदम रखता है तो वो देखता है कि यहाँ का अकेलापन और भयानक माहौल देखकर आधे से ज्यादा कैदी पूरी तरह पागल हो चुके हैं। लेकिन तभी उस भीड़ के बीच पपियों की नजर एक शख्स पर पड़ती है और उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो कोई और नहीं बल्कि उसका वही पुराना जिगरी यार लुई था। 5 साल बाद अपने यार पपिलॉन को जिंदा देखकर लुई की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इसी तरह इस नए टापू पर पपिलॉन को कई महीने बीत जाते हैं। एक शाम जब वो चट्टान के किनारे बैठकर समंदर की लहरों को निहार रहा था, तभी उसके दिमाग में फरारी का एक आखिरी और नायाब आइडिया आता है। वो तुरंत दौड़ता हुआ जाता है और कहता है, मैंने इस मौत के टापू से भी बाहर निकलने का रास्ता खोज निकाला है। लुई को पपियॉन का ये नायाब आइडिया बहुत पसंद आता है। इसके बाद दोनों दिन रात एक करके जंगलों से सूखे नारियल चुनना शुरू करते हैं और उन्हें झूठ की बड़ी बड़ी बोरियों में भरने लगते हैं। जब बोरियां तैयार हो जाती हैं, तो वो उन्हें लेकर चट्टान के सबसे ऊंचे और आखिरी कोने पर आते हैं। पपियॉन वहाँ उन बोरियों को आपस में कसकर बांधता है और एक राफ्ट तैयार कर लेता है। अब बस एक ही काम बाकी था, उस ऊंची चट्टान से नीचे समंदर के पानी में छलांग लगाना। लेकिन जैसे ही कूदने का वक्त करीब आता है, लुई अचानक थम जाता है और बेहद उदास आवाज में पपियॉन से कहता है, पपियॉन, मैं तुम्हारे साथ इस समंदर में नहीं कूद सकता। मैं यहीं इस टापू पर ही अपनी बची कुची जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। पपियॉन हैरान होकर उसकी वजह पूछता है। तब लुई उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, भाई, अब बाहर की उस फरेबी दुनिया में मेरा अपना कहने वाला कोई नहीं बचा। मेरी बीवी, मेरी दौलत, सब कुछ खत्म हो चुका है। मैं अब इसी एकांत जिंदगी का आदी हो चुका हूँ और मुझे अच्छे से मालूम है कि मैं बाहर की उस मतलबी दुनिया में दोबारा जी नहीं पाऊंगा। पपियॉन अपने दोस्त के इस फैसले के पीछे का दर्द समझ जाता है। इसके बाद पपियॉन रोते हुए अपने यार लुई को कसकर अपने सीने से लगा लेता है और भारी मन से उसे आखिरी अलविदा कहता है। अब पपियॉन अकेला ही उस चट्टान के मुहाने पर खड़ा होकर समंदर की लहरों को मापता है। लुइस इस डेविल्स आइलैंड पर कई सालों से रह रहा था और उसने अपनी आंखों से देखा था कि आज तक जितने भी कैदियों ने इतनी ऊंचाई से नीचे समंदर में छलांग लगाई, वो जिंदा नहीं बचे। लेकिन इसके बावजूद लुई पपियॉन को रोकने की एक भी कोशिश नहीं करता। वजह साफ थी, वो जानता था कि जो इंसान काल कोठरी की 7 साल की नरक जैसी यातनाएं सहने के बाद भी अपनी आजादी के सपने देखना बंद नहीं कर सका, उस इंसान के लिए आजादी की कीमत उसकी खुद की जान से भी कई गुना ज्यादा है। तभी पपिलॉन पहले अपनी बनाई हुई वो नारियल की राफ्ट नीचे पानी में फेंकता है और उसके ठीक बाद खुद आसमान की तरफ हाथ फैलाकर उस गहरी खाई में छलांग लगा देता है। पपिलॉन के पानी में कूदते ही लुई घबराकर चट्टान के किनारे पर आता है और नीचे पानी में अपने दोस्त को तलाशने की कोशिश करता है। लेकिन कई मिनटों तक पानी में कोई हलचल नहीं होती। लुई का दिल बैठ जाता है। उसे लगता है कि उसका वो दोस्त हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में सो चुका है। लेकिन तभी सन्नाटे को चीरती हुई पपियों की एक बुलंद आवाज गूंजती है, लुइस, मैं जिंदा हूँ लुइस। लुई जब नीचे देखता है तो पपियों उस नारियल की राफ्ट के ऊपर लेटा हुआ लहरों के बीच तैर रहा था। अपने भाई को इस तरह मौत को मात देते देखकर लुई की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो चट्टान पर खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाने और हंसने लगता है, हाथ हिलाकर अपने दोस्त को आखिरी बार विदा करता है और समंदर का वो बहाव उसे धीरे धीरे इस नर्क से दूर एक नई और आजाद दुनिया की तरफ ले जाने लगता है। फिल्म के बिल्कुल आखिरी सीन में हमें कई सालों बाद का नजारा दिखाया जाता है। पपिलॉन अब पूरी तरह बूढ़ा हो चुका था, लेकिन कानून की नजरों में वो अब भी एक भगोड़ा कैदी ही था। पपिलॉन सीधा फ्रांस के एक बड़े पब्लिशर के दफ्तर में दाखिल होता है और उसके सामने बैठकर सलाखों के पीछे की अपनी ये पूरी दास्तान बयां कर देता है। पपियों के जीवन की इस अमानवीय यातना और उसकी अटूट वफादारी की कहानी सुनकर उस पब्लिशर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पपियों के इन सारे अनुभवों को एक किताब की
शक्ल देता है और उसे पूरे फ्रांस में पब्लिश कर देता है। इसके ठीक बाद स्क्रीन पर हमें असली हेनरी पपियॉन की असली तस्वीर दिखाई जाती है। पपियॉन की इस किताब के बाजार में आते ही पूरी दुनिया के सामने जेल प्रशासन का वो खौफनाक और घिनौना चेहरा बेनकाब हो जाता है। पूरी दुनिया से बढ़ते दबाव को देखकर आखिरकार साल 1970 में अदालत पपियॉन को उन सारे झूठे इल्जामों से पूरी तरह बेगुनाह साबित कर देती है। अपनी खोई हुई आजादी और सम्मान को वापस पाकर पपियॉन की ये दास्तान यहीं पर मुकम्मल खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी पूरी कहानी। कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और ऐसी ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए ज़ोरिक्स मूवीज को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। स्क्रीन पर जो वीडियो आपको दिख रही है वो भी काफी मजेदार है। क्लिक करो और एंजॉय करो।